Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel. In today's video, we will discuss about P.V. Shelley's biography and his literary works. उनका लाइफ स्पैन 1792 से 1822 तक था। बहुत ही छोटा सा लाइफ स्पैन था उनका, ओनली 29 इयर्स का। उनका फुल नेम था पर्सी बिश शैली। उनका बर्थ 4 अगस्त 1792 में इंग्लैंड में हुआ और उनकी डेथ 8 जुलाई 1822 में 29 इयर्स की एज में हुई थी, इटली रोम में। बाय ड्राउनिंग, डूबने के कारण उनकी डेथ हुई थी। एंड ही वॉज सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट ऑफ 19th सेंचुरी। और उनकी 2 मैरिजेस हुई थी। फर्स्ट वाइफ का नेम था हैरियट वेस्टब्रुक और सेकेंड वाइफ थी मैरी शैले। और मैरी शैले के फादर का नेम था विलियम गॉडविन और मदर थी मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, और दोनों ही लिटरेरी जीनियस थे। जो विलियम गॉडविन थे वो पॉलिटिकल फिलोसफर थे जिन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस लिखा था, और मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने लिखी थी अ विंडिकेशन टू द राइट ऑफ द वीमेंस, और वो एक फेमिनिस्ट थी। पी.बी. शैली की लाइफ के 3 प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म में उनका बहुत बिलीव था, क्योंकि वो एक रेवोल्यूशनरी पोइट भी थे, तो उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत बिलीव था उनका, और वो इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। 1812 में वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो गए थे, तो उन्होंने अपने वर्क में भी वेजिटेरियन को प्रमोट किया था। और वो फ्री लव में बिलीव करते थे। वो कहते थे कि मैरिज ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में, तो दैट्स वाई ही बिलीव्ड इन फ्री लव। और उनका एक अनफिनिश्ड वर्क भी था, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। तो उनकी स्कूलिंग हुई थी ईटन कॉलेज से, पर यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे रैगिंग होती थी। तो पी.बी. शैली उसका बड़ा एग्रेसिव रिस्पॉन्स करते थे, तो इस वजह से उसको मैड शैली वहाँ पे कहा जाने लगा था। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो वहाँ पे उनकी फ्रेंडशिप हुई थी थॉमस जेफरसन से, और इन दोनों ने मिलके एक पैम्फलेट लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो इस वजह से उनको यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था, यहाँ से निकाल दिया गया था उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने 1810 में यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, पर 1811 में ही उनको यहाँ से निकाल दिया गया था। He highly influenced by Rousseau, Plato and William Godwin. He was a pessimist poet and extreme joyist, and he known as poet of lyrics, the revolutionary poet, poet of hope and regeneration. Now let's discuss about his notable works. First, Queen Mab, जो कि 1813 में पब्लिश हुआ। Alastor 1816, The Revolt of Islam 1816, Rosalind and Helen 1819, Ode to the West Wind 1819, Prometheus Unbound 1820, To a Skylark 1820, Adonis जो कि एल्जी है जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर, द मास्क ऑफ अनार्की, हेलेस जो कि वर्स ड्रामा है, द सैंसी एक ट्रेजेडी है 5 एक्ट्स में, द विच ऑफ एटलास 1824, द इंडियन सरेंडल एक लव पोइम है, ओसिमैंडिस ऑफ इजिप्ट, एपिसाइशिडियन, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, डिफेंस ऑफ पोइट्री, टू नाइट, द सेंसिटिव प्लांट, अ लैमेंट, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ। अब हम उनके वर्क्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो उनका फर्स्ट वर्क हम देखते हैं, क्वीन मॉब, जो कि 1813 में पब्लिश हुआ, और ये फर्स्ट लास्ट पोइम थी जो उन्होंने लिखी थी। और ये फिलोसफिकल पोइम है जिसमें कि 9 कैंटोस है या 9 पार्ट्स हैं इसमें, और ये एक फेरी टेल है प्रेजेंटिंग द विजन ऑफ यूटोपिया। तो ये जो पोइम है ये एक तरह से पोइट का डिसबिलीफ है गॉड के ऊपर। जैसे कि पी.बी. शैली एक एथिस्ट थे, तो उन्होंने इसमें एथिज्म शो की थी। तो जो क्वीन मॉब है वो इसमें एक फेरी है जो कि एक डेड मेडन लेंथे को ले जाके उसको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में शो करती है, उसको दिखाती है, और ह्यूमन की उसमें फुलेज दिखाती है उसको।
नेक्स्ट वर्क था उनका अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड, जो कि 1815 में पब्लिश हुई थी और ये पोइम थी 720 लाइन्स की। इसमें थॉमस लव पीकॉक ने इसको टाइटल दिया था अलास्टर। एंड इन दिस पोइम पोएट फॉलो द ऑब्सक्योर पार्ट ऑफ नेचर इन सर्च ऑफ स्ट्रेंज ट्रूथ इन अनडिस्कवर्ड लैंड्स ही जर्नी टू द माउंटेन्स। तो इसमें पोइट की थॉट्स दिखाई गई हैं जो कि सर्च करता है, आइडल ब्यूटी की सर्च करता है थ्रू हिज ट्रैवलिंग। तो वो ट्रैवल करता है माउंटेन टू माउंटेन्स, पर्शिया, अरबिया, कश्मीर, तो जगह जगह पे वो ट्रैवल्स करके एक अनडिस्कवर्ड ब्यूटी को सर्च करना चाहता है। तो नेक्स्ट वर्क है उनका द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ और इसमें 12 कैंटोज हैं एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड विद द नेम लाओन एंड सिंथा द रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। तो इसमें जो टायरेंट रूलर है ये एक फिक्शन पोइम है, फिक्शनल वर्क है ये, और इसमें जो करेक्टर्स हैं लाओन एंड सिंथा ये रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द टायरेंट रूलर्स जो कि इस्लाम को फॉलो करने नहीं देते, तो उसके अगेंस्ट ये रिवॉल्ट करते हैं। तो दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ लिबरेशन एंड रेवोल्यूशन। नेक्स्ट वर्क है पीबी शैले का ऑड टू द वेस्ट विंड, जो कि 1819 में लिखी थी उन्होंने और इसके 5 कैंटोज हैं एंड इट स्पीक्स समन ऑफ द वेस्ट विंड एंड प्रेडिक्ट दैट अ डार्क चेंज इज कमिंग। तो इसमें जो वेस्ट विंड है, जो पश्चिम की हवा है जो ईस्ट की ओर बहती है, तो इसमें उन्होंने इस विंड को डिस्ट्रॉयर भी कहा है और प्रिजर्वर भी कहा है। तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनके लिए ये वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयर है और न्यू थिंग्स के लिए ये प्रिजर्वर है। नेक्स्ट वर्क है उनका प्रोमेथियस अनबाउंड, जो कि 1820 में पब्लिश हुआ और ये 4 एक्ट्स का लिरिकल ड्रामा है एंड इट डिस्क्राइब द टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर प्रोमेथियस who defies the god and gives fire to humanity, for which he is subjected to the eternal punishment and suffering at the hands of Jews। तो इसमें क्या है, ये एक मैथोलॉजिकल ड्रामा है। इसमें जो प्रोमेथियस है वो एक ओल्ड एंजल है, तो उसको एक सज़ा मिली हुई है, एक पनिशमेंट मिली हुई है बाय द हैंड्स ऑफ ज्यूज। तो उसको एक माउंटेन पे बांध के रखा गया है और रोज़ एक ईगल आता है और उसके ऑर्गन्स को खाता है। तो उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने स्वर्ग से आग चुरा के ह्यूमंस को दी थी, तो इस वजह से उसको ये पनिशमेंट मिली हुई है। नेक्स्ट वर्क है उनका टू स्काईलार्क, 1820 में पब्लिश हुआ। ये एक रोमांटिक ओड है एंड इट एड्रेस्ड टू स्मॉल सॉन्ग बर्ड ही बिलीव्ड embodies joy and happiness. The Skylark song surpasses all music. It is a divine expression and ideal beyond the reach of human who know happiness only through sadness. तो इस पोइम में पोइट ने एक स्मॉल बर्ड स्काईलार्क को एड्रेस्ड करके ये पोइम लिखी है। उसके सॉन्ग को एक डिवाइन एक्सप्रेशन बोला है कि कैसे वो हैप्पीनेस सैडनेस में कैसे सिंग करती है स्काईलार्क। नेक्स्ट वर्क है एडोनिस, जो कि 1821 में लिखा था पीबी शैले ने और ये एक एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तो नेक्स्ट वर्क है पीबी शैले का ओज़िमांडिस ऑफ इजिप्ट, जो कि उन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था होरेस स्मिथ के साथ। तो इसमें एक स्टोरी है किंग ऑफ इजिप्ट ओज़िमांडिस की, जो अपने आप को इमोर्टलाइज करना चाहता है बाय इरेक्टिंग अ स्टैचू। अपना एक स्टैचू खड़ा करके अपने आप को हमेशा के लिए इमोर्टलाइज करना चाहता है। पर अब एक एंशियंट डेजर्ट से एक पर्सन जो पोइट को ये सारी स्टोरी बता रहा होता है, तो वो उस स्टैचू को देख के बताता है कि देखो कैसे ये सारा स्टैचू अब डिस्ट्रॉय हो गया है, रुइंड हो गया है उस पावरफुल किंग का स्टैचू। नेक्स्ट वर्क है पीबी शैले का डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो कि 1840 में पब्लिश हुआ। इट इज़ एन एसे and it was written in 1821 and published in 1840, and this essay contains Shelley's famous claim that poets are the unacknowledged legislator of the world. नेक्स्ट है सेंट इरविन और द रोज़िक्रूशन अ रोमांस। ये एक गोथिक हॉरर नॉवल है
एंड इसका जो एपिग्राफ है वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है और इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो है वुल्फस्टेन। नेक्स्ट वर्क है ओरिजिनल पोइट्री ऑफ विक्टर एंड केजायर। ये पीबी शैले ने अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के साथ मिलकर लिखा था और इसका जो एपिग्राफ है वो वॉल्टर स्कॉट के ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल से लिया गया है और इसमें 16 पोइम्स हैं, 11 बाय पीबी शैले एंड 5 बाय एलिजाबेथ। और इसके बारे में क्रिटिक्स ने कहा था कि ये एक वेस्ट ऑफ पेपर है या डाउनराइट स्क्रिबल्स, all the start of trash, nonsense and absurd tales of horror। तो ये चीज़ें क्रिटिक्स ने इस वर्क के बारे में बोली थी। नेक्स्ट वर्क था उनका पोस्टमस फ्रैगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन, जो कि 1800 में लिखा उन्होंने विद थॉमस जेफरसन। तो ये उनका एक अर्ली पॉलिटिकल व्यू था ऑन गवर्नमेंट, वॉर एंड सोसाइटी। तो इसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल व्यूज़ दिए थे इस वर्क में और इसमें उन्होंने मोनार्क को ऑप्रेसर्स बोला था और उन्होंने कहा था किंग्स आर बट डस्ट। नेक्स्ट वर्क उनका द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, जो कि 1811 में उन्होंने अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टाइम पे लिखा था विद थॉमस जेफरसन। इन दोनों ने इस वर्क को लिखा था और ये ऐसे था ऑन एथिज्म। तो इस वजह से उनको कॉलेज से एक्सपेल्ड कर दिया गया था। वैसे तो ये उन्होंने अनोनिमसली लिखा था, कोई भी नेम नहीं लिखा था, पर फिर भी सबको पता था कि इन दोनों ने ये वर्क लिखा है, तो उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। तो इसमें उन्होंने इस तरह से कुछ चीज़ें लिखी थी। द माइंड कैन नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइटी। नेक्स्ट वर्क था उनका पोइटिकल एसे ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, जो कि 1811 में पब्लिश हुआ था जब उनको कॉलेज से एक्सपेल्ड कर दिया गया था और उनकी शादी जब हैरियट वेस्ट ब्रूक से हो गई थी तब उन्होंने ये वर्क लिखा था। तो पहले ये वर्क लॉस्ट हो गया था पर बाद में उनको जब मिला तो तब उन्होंने इस वर्क को पब्लिश करवाया था। नेक्स्ट वर्क है उनका द डेविल्स वॉक अ बैलड, जो कि इरेगुलर बैलड है, 49 लाइंस का बैलड है ये एक, और ये एक साइरिकल अटैक है ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसमें उन्होंने डेविल या सैटन की आई से इंग्लैंड के करप्शन को देखा है और उसको इसमें उन्होंने लिखा है। तो इसमें जो प्रोटेस्ट किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उनकी हार्श इकोनॉमिक कंडीशन के अगेंस्ट, तो तब उन्होंने लिखा था जब शॉर्टेज ऑफ फूड या फूड के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो उन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ किया है ब्रेनलेस किंग, प्रिंसली पॉन्च, पार्लियामेंट, चर्च, पॉलिटिकल लीडर्स, लॉयर और वेल्दी मैन्स जो थे, इन सबको उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इसमें। और जो इसमें डेविल है उसका नेम है बेलिसबर्ग। नेक्स्ट वर्क है उनका डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जो कि 1812 में पब्लिश हुआ और इसमें उन्होंने 31 राइट्स की बात की है। जैसे कि वो पब्लिक रेवोल्यूशन लाना चाहते थे तो इसमें उन्होंने 31 राइट्स की ही बात की है। तो उन्होंने कहा है कि अवेक और बी फॉर एवर फैलन, और इन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है इसमें दैट इंडिविजुअल हैव राइट्स टू चेंज द गवर्नमेंट इफ़ दे थिंक इट्स इल अडॉप्टेड, कि इंडिविजुअल को पूरा राइट है वो गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि उन्होंने इल अडॉप्टेड गवर्नमेंट को चूज़ किया है तो, या उनके वर्क अगर इल अडॉप्टेड है तो। एंड नो मैन हैज़ राइट टू डिस्टर्ब पब्लिक पीस, किसी को भी पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने का राइट नहीं है। एंड मैन हैज़ राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट, हर एक को राइट है अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। एंड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन हैज़ इक्वल राइट्स, सभी के पास, सभी रिलीजन्स के जो पीपल हैं उनके पास इक्वल राइट्स हैं। नेक्स्ट वर्क उन्होंने लिखा था अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, तो ये उन्होंने 1813 में लिखा था। जैसे कि वो 1812 में पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गए थे तो 1813 में उन्होंने लिखा था विंडिकेशन ऑफ नेचुरल डाइट, जिसमें उन्होंने वेजिटेरियनिज्म के बारे में और एनिमल राइट्स के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा कि ईटिंग मीट इज़ अननेचुरल, तो जितनी भी डिसीजेज हैं, इमोरल बिहेवियर है मैन का, तो वो सारा अननेचुरल ईटिंग हैबिट से ही आता है। इवन कि उनकी जो फ्रैंकस्टीन थी जो उन्होंने मैरी शेले के साथ कोलैबोरेशन में लिखी थी, उसमें जो मॉन्स्टर था वो भी वेजिटेरियन ही था।
नेक्स्ट उनका वर्क था अ रेपुटेशन ऑफ डाइज़म, जो कि 1814 में पब्लिश हुआ था, और ये भी उनका वेजिटेरियन के ऊपर ही था। इसमें डायलॉग है बिटवीन थियोसफस एंड यूसेबस, और इसमें जो यूसेबस है वो बोल रहा होता है अबाउट वेजिटेरियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट को ऑफेंड कर रहा होता है, और इसमें एथिज़म को भी शो किया गया है, और वो बता रहा होता है कि मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट जो हैं उनके पास हर एक चीज़ का एक लॉजिकल रीज़न होता है। नेक्स्ट वर्क है उनका ऑन द वेजिटेबल सिस्टम ऑफ डाइट, ये भी उन्होंने वेजिटेरियनिज़म के ऊपर ही लिखा था। अब लास्ट वर्क हम उनका देखते हैं जेस्ट रोजी और रोमांस, जो कि 1810 में उन्होंने लिखा था, जो उनका फर्स्ट वर्क था, और ये उन्होंने 17 इयर्स की एज में लिखा था, और ये एक गोथिक नॉवल था, और इसको उन्होंने PBS नेम से पब्लिश करवाया था। मिंटू से ये उन्होंने इनिशियल नेम से पब्लिश करवाया था, उनके फुल नेम से ये पब्लिश नहीं हुआ था, और इसका रिव्यू जो था बहुत ही बेकार गया था, अच्छा रिव्यू बिल्कुल नहीं गया। और क्रिटिक्स ने कहा कि जेस्ट रोजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेवेज एंड इम्प्रॉबेबल डीमंस दैट एवर इशूड फ्रॉम अ डिसीज्ड ब्रेन। तो उन्होंने इसमें PB शैले को टारगेट करके कहा था कि वो मोस्ट सेवेज और इम्प्रॉबेबल डीमन है एक डिसीज्ड ब्रेन का, और इसका जो एपिग्राफ था वो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया था। और जो जेस्ट रोजी और रोमांस है ये नॉवल है बाय PB शैली, और जो जेस्ट रोजी द मास्टर ऑफ डिसिप्लिन है ये एक प्ले है बाय F वॉकर। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इसमें जो विलन है वो है जेस्ट रोजी, और जेस्ट रोजी का एक ब्रदर है विरेजी। अब इन दोनों के फादर तो सेम है पर इनकी मदर सेम नहीं है। जो जेस्ट रोजी की मदर थी उसको इसके फादर बहुत ही जल्दी छोड़ देते हैं, जिस वजह से पॉवर्टी में उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से जो जेस्ट रोजी है वो विलन बनता है, वो बदला लेना चाहता है अपने फादर और ब्रदर को मार के। तो वो विरेजी को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर और टॉर्मेंट करता है कि वो सुसाइड कर ले, और वो अपने फादर का तो मर्डर कर देता है जेस्ट रोजी, और मटिल्डा को बोलता है कि तुम जाके विरेजी को सेड्यूस करो अपने प्यार में फंसाने के लिए। पर जो विरेजी होता है वो जूलिया से लव करता होता है, तो वो सेड्यूस नहीं होता। तो इस पर मटिल्डा और जेस्ट रोजी एक प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि जो जूलिया है वो मर चुकी है, ऐसा एक र्यूमर स्प्रेड करते हैं। तो इस पर जो विरेजी है वो बहुत दुखी होता है, पर बाद में वो मटिल्डा का जो ऑफ़र है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और वो दोनों मैरिज कर लेते हैं। पर बाद में जब ट्रूथ रिवील्ड होता है कि जूलिया जिंदा है, तो इस पर जो विरेजी है वो अपने ही बिट्रेयल से दुखी होकर अपने आप को किल कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। So this is all about PB Shelley's life and his works. If you like my video, please subscribe my channel. Thanks for watching my video. Have a great day.